नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव में। मैं हूं वेद प्रकाश। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो उनकी राजनीति में पहचान कोई नई नहीं है और बहुत बड़े शख्सियत के रूप में पहचाने जाते हैं। 50 साल लगभग राजनीतिक करियर और जहां भी रहे, जब भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, बेबाक रूप से अपनी बात रखने को जाने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं शिवानंद तिवारी जी की। शिवानंद तिवारी जी खुद हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सन्मान में। पहला सवाल करते हैं बिहार में राजनीति को लेकर। राजनीति बिहार में बहुत अभी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है, चाहे वो एनडीए की तरफ से भी बात हो, उठापटक इधर भी चल रहे हैं, महागठबंधन में भी। शिवानंद तिवारी एक विशुद्ध राजनेता के रूप में बिहार की राजनीति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर किस तरह? देखिए, बहुत अच्छी हालत नहीं कही जाएगी, बहुत अच्छी हालत हम कह रहे हैं तो मैंने जो देश के संदर्भ में बिहार की जो भूमिका होनी चाहिए थी उस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में अभी जो नेतृत्व है, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन से निकला हुआ नेतृत्व जो है वही। जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले 2-3 तरह के विचारधारा के लोग थे। एक तो मान लीजिए आरएसएस के विचारधारा के लोग थे, विद्यार्थी परिषद के लोग थे, जो आज जो है सुशील मोदी हैं या उनके पार्टी के और लोग हैं उस विचारधारा के। दूसरे जो है एक समाजवादी विचारधारा, लोहियावादी विचारधारा के लोग जो है उस आंदोलन में लगे थे, जिसमें माने लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और भी निर्दलीय लोग भी बहुत आए थे। जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, या जब भी कोई संघर्ष और आंदोलन होता है उसमें नए लोगों का आकर्षण जो है होता है, उस तरह के भी लोग आए। अभी जो मौजूदा दौर है देश की राजनीति का, इसमें एक फंडामेंटल चेंज जो है दिखाई दे रहा है। बड़ा भारी परिवर्तन जो है दिखाई दे रहा है। जो आज़ादी के लड़ाई से जो मूल्य और आदर्श जो है निकले थे, जिनके आधार पर हमारे यहाँ भारतीय संविधान बना और तय हुआ कि नहीं साहब, हम वोट आधारित जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है देश के लिए हमारे लिए उपयुक्त होगा, वो चल रहा था। आज जो है सब कुछ मैंने धुंधला दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र भी धुंधला दिखाई दे रहा है और संविधान भी धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक कारण यह है कि जो संविधान में यकीन करने वाले लोग और लोकतंत्र में यकीन करने वाले वो लोग कम से कम बोली से, आज वो लोग जो है लग रहा है कि जैसे हाशिए पर है, किनारे कर दिए गए हैं। और ऐसे लोग जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय उस संविधान की आलोचना कर रहे थे और जिनका मानना था कि भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं पुराने, उन शास्त्रों के आधार पर जो है हमारे यहाँ एक समाज व्यवस्था बनी थी। वो समाज व्यवस्था जो है वो मनु के जरिए बनाई गई थी। ये जो संविधान बन रहा है, बनाया जा रहा है, ये जो है अलग अलग मुल्कों से लेकर के बनाया जा रहा है। हमारी परंपरा का स्थान जो है उसमें नहीं। लोकतंत्र में भी उनको यकीन नहीं। वही लोग आज मजबूत हो गए हैं, काफ़ी मजबूत हो गए हैं और अभी छाए हुए हैं देश में। ऐसी हालत में जो मान लीजिए कि जो समाजवादी धारा के लोग थे, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से पैदा हुए और जयप्रकाश जी की जो विचारधारा थी उसमें यकीन करने वाले लोग थे, उनकी भूमिका जो है बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के भी, लालू यादव के भी। अब लालू यादव के बारे में ये कहा जा सकता है कि चूँकि वो अपोजिशन में है, वो जो है जो माने जिस विचारधारा को लेकर के हम चिंता प्रकट कर रहे हैं उस विचारधारा के वो खिलाफ जो है दिखाई दे रहे हैं। और अभी मान लीजिए कश्मीर का मामला हुआ या 3 तलाक का मामला हुआ, उसमें आरजेडी जो है, लालू जी की पार्टी जो है उसके खिलाफ जो है खड़ी हुई, उसने वोट किया, भाषण किया, यहाँ भी उसके खिलाफ बोल रही है। नीतीश जी जो है वो भी कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका समर्थन नहीं करते हैं। या मान लीजिए कि
जो 3 तलाक को आपराधिक मामला बनाया गया उसका वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ठहर जाते हैं। आप देखिए कि पूरे देश में जो वातावरण जिस ढंग का बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक वातावरण है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है खड़ा कर दिया गया है। तो कहाँ 80% आबादी होती है हिंदू समाज की और 14% आबादी होती है मुस्लिम समाज की। अब 80% बनाम 14% खड़ा कर दिया गया है। ये जो हमारा लोकतंत्र है और हमारा संविधान है वो तो उसके बिल्कुल उलट है। ये कहा गया था कि साहब किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो कि हाँ उसमें सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये बिल्कुल जो है, अब देखिए लगातार जो है कार्यक्रम चला है। जैसे कल हमने सुना कि चिदम्बरम जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि साहब अगर कश्मीर हिंदुओं की आबादी होती तो 370 नहीं लगती। काफ़ी उस पर हंगामा हुआ। कहने का ढंग भी जो है वो इस तरह का है कि जिसमें लोगों को थोड़ा ऐतराज़ होगा। लेकिन आप देखिएगा कि जहाँ 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, गौ रक्षा का मामला हो, ये सारा का सारा मामला क्या है? सारा का सारा मामला जो है वो हाँ एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है बड़ी कम्युनिटी को वोट बैंक के रूप में तब्दील करने का जो है प्रयास होता रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि हिंदू समाज को अगर इकट्ठा करना है, एकत्र करना है, तो मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए कि हिंदू समाज जो है वो बराबरी में यकीन नहीं करता है। उसकी जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है और चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर जो अंत्यज लोग हैं जिनको अछूत माना जाता रहा है, ये एक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हाँ लेकिन उसको एक किया गया, एक हो गया। जो अंबेडकर साहब कहते थे उसी फार्मूले के आधार पर एक किया गया कि धीरे धीरे अब ये स्थिति जो पैदा हुई है, यहाँ तक आई है, इसके बारे में हम मानते हैं कि जो दावा करते रहे कि साहब भारतीय संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता है और ये इन लोगों ने जो राजनीति की धर्मनिरपेक्षता वाली, वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति जो है उसके बारे में हिंदू समाज में मैसेज गया कि साहब ये लोग मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों की जायज़ नाजायज़ बात को का समर्थन करते हैं, हिंदुओं का मुखालिफ हैं ये लोग। ये प्रचार जो है लंबे अरसे से हमारे देश में चल रहा है। इस प्रचार को यकीन करने में लोगों ने जो सामने देखा उसे मौका भी मिला। मान लीजिए अब राजीव गांधी के समय में जो मामला हुआ ये तलाक वाले पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसको जो है पलट दिया। क्या नाम है उस महिला का? 65 साल की उम्र में जिनको, हाँ, वो वहाँ से जो शुरू हुआ तुष्टीकरण वाला, वो चलते चलते यहाँ तक जो है मामला जो है पहुँच गया। अब क्या किया जाना चाहिए भाई? अब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। 2014 में जब 14 का अभियान चला रहे थे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कह दिया था भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे, फलाने भ्रष्टाचारी तो फलाने भ्रष्टाचारी। ऐसा लग रहा था कि वो कुर्सी पर बैठे नहीं कि सारे भ्रष्टाचारी जो है जेल के अंदर चले जाएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देंगे, किसानों को के लिए हम एकदम स्वर्ग जो है धरती पर उतार देंगे। ये सारी बातें, सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें हुई, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और हमको लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के ही इतिहास में नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी लोकतंत्र है उसके इतिहास में कोई सरकार जिसने चुनाव के दरमियान इस तरह का वादा किया और उसमें एक भी वादे को पूरा नहीं किया, फिर भी उसको पहले के मुकाबले ज़्यादा भारी बहुमत मिल गया हो, ये दुनिया में अपने तरह का अनोखा नतीजा हुआ। क्यों हुआ ऐसा? वही जो एक
जो भावनात्मक मुद्दा है, सेंटिमेंटल इशू है, उसको जो है आदमी के भावना को मैनिपुलेट किया गया, उसको इस ढंग से मैंने ये किया गया। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा मोल रहा है। अब अभी देखिए जो अखबार हैं उनकी पहुंच जो है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो टेलीविज़न के समाचार का हो गया है, वो घर घर में टेलीविज़न पहुंच गया है। और उसमें जिस ढंग से मैंने मोदी जी के मैंने रूप को जिस ढंग से, जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवान ने जो है वो कुरुक्षेत्र के समय, युद्ध के समय जो है रूप दिखाया था कि सारी सृष्टि उसमें समाहित है, कुछ उसी ढंग का रूप जो है नरेंद्र मोदी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है देश की जनता के सामने परोसता है। और इस तरह से चुनाव के पहले पुलवामा हुआ, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद जो है जनता सारी चीज़ भूल गई, और उसको यही बताया गया कि साहब अगर नरेंद्र मोदी नहीं आएगा तो देश तो खत्म है, देश रहेगा तब ना। यही वजह मानते हैं कि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को उससे कहीं ज़्यादा अब इसलिए अब सब लोगों ने, बेरोजगार नौजवान है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, उससे पूछा जा रहा है क्या भाई, तो हाँ रोजगार देखिए नहीं मिल रहा है, तो किसको वोट दोगे? तो नरेंद्र मोदी को। क्यों? तो देश रहेगा तब तो रोजगार मिलेगा। ये एक मैसेज गया, और लोग भूल गए कि ये पाकिस्तान से हमको डरा रहा है। पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ 19 करोड़ है, हमारी आबादी जो है 130 करोड़ है। हम जो है 4-4 दफ़ा पाकिस्तान को हरा चुके हैं। 1971 में पाकिस्तान को हमने 2 हिस्से में बांट दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने मैंने भारत के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस पाकिस्तान से हमको डराया जा रहा है, जिस पाकिस्तान पर यहाँ की आबादी जो है पैदल दौड़ जाए इस पार से ऊपर तो धांग देगी पाकिस्तान को, उससे डरा दिया और हम लोग डर गए। ये जो हिंदू समाज की कायरता है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। गांधी जी जब आए दक्षिण अफ्रीका से और यहाँ वो सक्रिय हुए, तो उनके सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है या सबसे बड़ी उनकी जो समस्या थी कि ये भारतीयों के मन का जो डर है, ये कहा जाता था कि अंग्रेज पुलिस का हवलदार जो है गांव में साइकिल से चला जाता था तो गांव खाली हो जाता था। ये जो भय था, इस भय को निकालना गांधी जी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है काम मानते थे। भय से मुक्त होने को ही आज़ादी मानते थे। और देखिए कि जब चंपारण में आए तो किस ढंग से मैंने जो वही किसान जो एकदम अंग्रेज जमींदारों से दबे हुए थे, यहाँ तक होता था कि साहब कुछ जमींदार ऐसे थे कि गांव में कोई लड़की सयानी हुई, नज़र उनकी पड़ गई तो मैंने बाप को ऊपर दबाव रहता था कि तुम भेज दो उसको, ये स्थिति थी। और वही जो है गांधी जब आए तो पूरा खुलेआम जो है मैंने अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ जो है लोग स्टेटमेंट जो है लिखाने लगे। आज जो है ऐसी स्थिति हो गई है। आप देखिएगा, हम देखते हैं जो मॉब लिंचिंग दिखाई दे रहा है, भीड़ लोगों को पीट पीट के मार रही है। क्या है? कायरता नहीं तो क्या है? कायरता और क्रूरता में अब मानते हैं अनुनाश्रय संबंध है। जो कायर होगा वही क्रूर होगा, जो बहादुर होगा वो बेबस और निरीह को क्यों करे कायर उस इस तरह से। तो ये जो दिखाई दे रहा है, इनके राजनीति का ये असर है। इन्होंने इतना डराया है देश को, लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया। वो भय जो है तरह तरह से निकलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ये एक स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा है देश का, गैर बराबरी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई, वो सब जो है गौण हो गया। और अभी जो है 370 के मामले में अब ये इतने झूठ बोलते हैं, इतना मैनिपुलेट करते हैं। अब व्हाट्सएप में इतिहास जो है पढ़ाया जाता है। अब दिक्कत ये है कि लोग, मैंने आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी के लड़ाई के दरमियान एक से एक लोग हुए, एक से एक लोग हुए जो मैंने आश्चर्य होता है उनके बारे में सुन करके, जान करके कि साहब इसी धरती पर ऐसे लोग पैदा हुए। इतनी उर्वर हमारी धरती थी। हमने गांधी को पैदा किया, हमने जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, मौलाना आज़ाद पैदा हुए, एक से एक लोग पैदा हुए, हर क्षेत्र में पैदा हुए।
मेघनाथ साहा जैसा साइंटिस्ट पैदा हुआ, जगदीश चंद्र बोस जैसा साइंटिस्ट पैदा हुआ, एक से एक संगीतकार पैदा हुए, पेंटर पैदा हुए इस देश में। वो देश आज ऐसा हो गया है कि उसके मिट्टी से छोटे छोटे पिग्मी लोग जो है, इतने बड़े देश में छोटे छोटे लोग जो है पैदा हो रहे हैं और गद्दी पर बैठे हुए हैं। आश्चर्य होता है। तो ये ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करके और देश के को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे की कोशिश हो रही है या ले जाया जा रहा है, जिससे दिखाई देता है कि आगे चल के आपको देश जो है ये माने एक रह पाएगा कि नहीं, इसमें संदेह है। शिवानंद जी, बिहार की राजनीति के बारे में बात करते हैं। एनडीए में काफ़ी उठापटक, मतलब सब कुछ ठीक नज़र तो नहीं आ रहा है। जिस तरह से बातें हुई थी, चुनाव साथ में लड़ा था इन्होंने, अच्छी जीत भी हुई वहाँ पर, एक सीट को छोड़कर लगभग सारे सीटों पर जीत दर्ज की है। बावजूद इसके क्या वो मंत्री मन मुताबिक मंत्री पद नहीं मिलने का मलाल, या फिर कुछ और बात है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भले ही लोग बोलते हों कैमरे के सामने, जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता, लेकिन भीतर खाने कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर चल रही हैं कि दोनों के बीच में खटास है। दूरियां नज़र नहीं आ रही सामने से प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में दूरियां साफ तौर पे नज़र आती हैं। चाहे वो संसद का मामला हो, संसद में विरोध करने का मामला हो। ये अलग बात है कि वॉकआउट करके वो एक तरह से समर्थन ही माना जाएगा, उसको वोटिंग नहीं करना, लेकिन बावजूद इसके ये जो खटपट है, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है बिहार के भविष्य के लिए, या बिहार में जितनी दिन अभी बची हुई है सरकार की, बिहार के डेवलपमेंट की। देखिए, बिहार से क्या मतलब है इसका, बिहार के ये के लिए खटपट से हमको तो लगता है कि खटपट है, अच्छा हुआ, बल्कि टूट जाए तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। आप ये देखिए कि एक समय नीतीश कुमार में लोग प्रधानमंत्री बनने की संभावना जो है देख रहे थे। रामचंद्र गुहा जैसा आदमी, अमर्त्य सेन जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल इनको मानता था। उसके बाद नीतीश जी एनडीए से जो अलग हुए, एनडीए से अलग हुए तो उनको भारतीय जनता पार्टी से परहेज नहीं था। अगर उस समय आडवाणी के ही नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ रहता तो नीतीश जी वहाँ से नहीं निकलते। आडवाणी जी के साथ तो उन्होंने काम किया था। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो उभार हुआ हो रहा था, उसी से उनको एतराज़ था, और उनको ये लगता था कि ये आदमी जो है वो सबको साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। इस आदमी में के व्यक्तित्व में माने विभाजनकारी जो है इसका जो है माने पर्सनालिटी है, और देश एक नहीं रह पाएगा। इन्होंने खुद कहा, एक बार नहीं अनेक बार कहा। परहेज नरेंद्र मोदी से इतना था कि नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर में भी ये होना, दिखाई देना उसको पसंद नहीं करते थे। आपको क्या नाम है, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने भाटिंडा या कहाँ एक कार्यक्रम कराया था, उसमें नीतीश जी को उन्होंने बहुत आग्रह करके बुलाया। नीतीश जी वहाँ गए, वहाँ मंच पर नरेंद्र मोदी भी थे। नरेंद्र मोदी चालाक आदमी, साथी आदमी, देख रहा है कि हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मंच पर गए, हाथ पकड़ के उठा के फोटो खिंचवा लिया। वहाँ से लौट के आ रहे थे, शंकरसन ठाकुर ने अपने किताब में लिखा है, संजय झा उनके साथ थे, कहा कि इस आदमी से हम हाथ मिलाएंगे, इनके साथ हम फोटो खिंचवाएंगे, जिसका नाम सुन करके करोड़ों अल्पसंख्यक लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ हम दिखाई देंगे। ये माने इस तरह का समझिए कि माने उस नरेंद्र मोदी के प्रति इनका जो है विकर्षण था, नरेंद्र मोदी के प्रति। लेकिन वो क्या कारण कि फिर वापस महागठबंधन उसमें आए, 2014 अकेले लड़े, उसके बाद 2015 जो है महागठबंधन के रूप में ही लड़े। अब महागठबंधन में जब गए तो लालू जी यादव को सजा हो चुकी थी 5 बरस की बॉर्डर स्कैम में। या लालू यादव को नहीं जानते थे, ऐसा भी नहीं था। ये सब कुछ जो है, जो लालू यादव पर जमीन वगैरह और ये सब चीज़ का जो मामला है, ये जो है उजागर हो चुका था। और उस समय हम नीतीश कुमार के पार्टी में ही थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने उसको उजागर जो है किया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर आप चले गए वहाँ। अब फिर चले गए वहाँ तो कीड़ा जो है अभी तक है कि नहीं साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मान लीजिए कश्मीर में हो रहा है, चाहे ये हो रहा है, उसको आप कबूल भी नहीं कर रहे हैं। और
उसके खिलाफ खड़े भी नहीं रहे, खुल के बोल भी नहीं रहे हैं। उसको जो कुछ हो रहा है उसको आप, हाँ, उस पर एक ढंग से वॉकआउट करके आप चुप्पी साधे हुए हैं। या बाद में इनके जो बिल्कुल निकटस्थ हैं रामचंद्र बाबू, आरसीपी जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भाई अब तो पास हो गया, ये पास हो गया तो उसका सम्मान करना चाहिए, कानून बन गया उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कानून का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हर कानून का सम्मान नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए इमरजेंसी लगी थी, संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया, अब उसका सम्मान करेंगे। उसके खिलाफ नीतीश जी ही जेल गए थे। क्यों जेल गए थे भाई? जब वो पास हो चुका था और सब कुछ हो चुका था, जेल जाने की क्या जरूरत थी? अगर रामचंद्र बाबू जो कह रहे हैं उस सिद्धांत के अनुसार, इसलिए हर कानून जो है हम विवेक से तौलेंगे ना। अब जैसे यूएपीए करके कानून बनाया, अवैध गतिविधि को के खिलाफ जो है कानून बनाया गया, उसमें आप व्यक्ति को आतंकवादी कह के आप पकड़ सकते हैं। तो एक इंस्पेक्टर को अधिकार मिल गया कि आपको या हमको कहे कि नहीं साहब आतंकवादी है, और पकड़ के बंद कर देगा, और बंद कर देगा, उसके बाद सड़ जाइए आप जेल में, आप निकल नहीं सकते हैं। अब वो कानून बन गया, उसका हम आदर करेंगे। वो तो इस तरह का कानून तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र का जो स्पिरिट है, लोकतंत्र का की जो आत्मा है, वो उसका और इस कानून के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है रामचंद्र बाबू के जरिए, ये यही अंतर्विरोध जो है आपको दिखाई दे रहा है एनडीए में। अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम एकदम जो है जो कुछ, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं उसको चुपचाप हम कबूल कर लें। इसको भी, इसमें भी परेशानी लग रही है, और निकले कैसे निकले इसमें भी ये द्वंद्व जो है, उस द्वंद्व को हम इस रूप में देखते हैं। एक चीज़ आप नीतीश कुमार की आपने भी तारीफ की है कि एक बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। लालू यादव के हवाले से भी आपने कहा था, जब उनसे मुलाकात हुई थी तो आपने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के दौरान, सदस्यता अभियान संभवतः था उस दिन शुरुआत हुई थी, उस दिन आपने कहा था कि लालू यादव ने भी कहा था कि वो सबसे सुलझे हुए नेता बिहार के हैं। जीतन राम मांझी से भी मेरी बातचीत हुई, उस दिन उन्होंने भी कहा कि बिहार के बड़े कद के नेता हैं। लेकिन गठबंधन से क्या, गठबंधन में वापस बुलाने की जो बातचीत हो रही है, गठबंधन इंटैक्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे में फिर नीतीश जी को वापस अपने खेमे में बुलाने की बात कहाँ से सामने आती है और कितना कारगर लगे? देखिए ना, आप सिद्धांत की राजनीति करते हैं, और जिन सिद्धांतों की राजनीति आप कर रहे हैं, जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के आप राजनीति में आए, उसके सामने इतना जबरदस्त खतरा है कि लग रहा है कि सामने वाली ताकत उसको मिटा देने की कोशिश कर रही है। उसमें आप चाहिएगा कि लाल कालीन, रेड कारपेट बिछा दिया जाए, तब जो है हम जो है उस पैर जो है नीचे रखेंगे। ये नहीं चलता है ना। ठीक है महागठबंधन में ये है, ये सब कुछ आपके सामने है, सबको आप जानते हैं। तो आप इसको देखिए, संभालने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप इसीलिए कि नहीं है और हमारी कुर्सी जो है चली जाएगी अगर हम वहाँ से निकलेंगे, तो इसी के लिए जो है आप सब कुछ सहिएगा। जो आपका फंडामेंटल है राजनीति का, उससे आप कम्प्रोमाइज़ कर जाइएगा। ये लॉजिक हम नहीं मानते, ये लॉजिक हम नहीं मानते। आपको जोखिम प्रयास किए जा रहे हैं ना प्रयास वो क्या कर रहे हैं, हम तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। नेतृत्व अगर नीतीश कुमार को अगर करना है, जो कुछ हो रहा है देश में, अगर ईमानदारी के साथ जो है उसको वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि उनको उतरना चाहिए। 14 साल हो गया मुख्यमंत्री के, आपने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक कोई इतना लंबे समय तक नहीं रहा। कहा जाता है लालू का शासन 15 वर्ष, तो लालू यादव और राबड़ी देवी को मिला करके आप अकेले जो है रहे हैं। अब क्या चाहते हैं भैया? तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, थोड़ा साहस बिटोरना चाहिए। अब ये चिंता मत करें कि भाई ये क्या नाम है, लालू यादव के साथ हम जाएंगे, लोग क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा, ये नहीं चल। ये अगर चिंता करेगा आदमी तो बड़ा कठिन है भाई। आज तो मान लीजिए कि 80% जो है हिंदू कह रहा है कि नहीं साहब ये मुसलमानों को देश से निकाल दो, इनको हिंद महासागर में फेंक दो, तो हम उसके साथ जाएंगे। हमको लगेगा कि गलत है तो हम अकेले रहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं साहब गलत है।
कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं, उनका भी बयान आया है। जीतन राम मांझी से भी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि अपना राह अब अलग देखना चाहते हैं वो, चूँकि बार बार यहाँ महागठबंधन की समीक्षा बैठक बुलाने की बात उन्होंने की। खुद राबड़ी देवी से भी बात की उन्होंने जाकर कई बार मुलाकात, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और एक लोकसभा चुनाव में हार की एक सामूहिक समीक्षा बैठक आज तक आयोजित नहीं हुई ताकि आगे हम लोग उस पर कदम उठा सकें। इस वजह से उन्होंने भी कहा है कि अब रास्ता नहीं बचा है और हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, आज दिल्ली में प्रेमचंद मिश्रा जी ने बयान दिया है अभी से 1-1.5 घंटे पहले, थोड़ी देर पहले, कि ये महागठबंधन जो हुआ था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ था। और इसके पहले भी प्रदेश कांग्रेस में कई लोगों का बयान आता रहा है कि अब अकेले चलना चाहिए। तो ठीक है, उसमें वो सब को का कोई मतलब ही नहीं है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो प्रेमचंद मिश्रा के बारे में नहीं बात कर रहे थे। कांग्रेस सर प्रवक्ता है तो कांग्रेस, हम तो प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं ना है। प्रेमचंद मिश्रा के लाइन पर कांग्रेस नहीं ना चलती है, कांग्रेस के लाइन पर प्रेमचंद मिश्रा चलते हैं। तो ये आला कमान कांग्रेस का क्या कहता है वो उस पर निर्भर करता है, वो एक अलग चीज़ है। ये सब कभी सेकेंडरी है, अभी कोई चुनाव तुरंत होने नहीं जा रहा है कि उसके बारे में हम लोग बतिया रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये कह रहे थे कि जो पहले एनडीए के अंदर जो मतभेद चल रहा है उसके पीछे हमने कहा कि ये जो है कारण है, उसके पीछे ये वजह है। और इसमें ये भी माना गया कि हाँ साहब नीतीश कुमार जो है किस ढंग से वो दुविधा में पड़े हुए हैं और उस दुविधा को छोड़ करके उनको आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अभी तक तो इसी पर बात हो रही है और आगे बढ़ने के बाद ये सारा जो है जो आप बता रहे हैं, इनका स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट सब साफ हो जाएगा। एक चीज़ जीतन राम मांझी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था, खुद भी इच्छा जताई थी अलग लड़ने की। क्या वजह है, क्या लगता है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिख रहा है? क्योंकि अगर अभी से आप कह रहे हैं कि अगर अभी से बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से चूँकि सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, आप लोगों का भी कई पार्टियों का सदस्यता अभियान चल रहा है, कई का ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे समय में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि समय रहते, समय से पहले ग्रास रूट लेवल पर तैयारी की जाए, ताकि अगर ये महागठबंधन इंटैक्ट हो या फिर जो भी गठबंधन इंटैक्ट हो उसके बाद फिर ग्रास रूट लेवल पर इसकी तैयारी होती, ये ज़रूरी नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अब है ये सारा जो है झंझट है जो आप गिना गए, सारा पेंच है। अब इसी को निकालना तो कहा जाता है, इसी पे तो आपकी मैंने जो नेतृत्व करना है उसके नेतृत्व की क्षमता जो है वो इसी में न है कि ये सारे झंझट और परेशानी से कैसे रास्ता निकाले, यही है। लेकिन अब इस वक्त अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी विधायकों के मामले में, तो ऐसे में आरजेडी का नेतृत्व ही संकट में भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। तेजस्वी गायब है, विधानमंडल सत्र हुआ उसमें नज़र नहीं आए, एक नज़र भी आए तो कोई इस तरह का सवाल नहीं किया, चुनाव के बाद भी गायब हो गए, सिर्फ एक दिन आए, समीक्षा बैठक हुई आरजेडी की उसमें आए। तो कहीं ना कहीं ये तो सत्ता पक्ष को मौका आप लोग खुद दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये कमजोरी है हमारी, हम इसको कबूल करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है स्थिति और इसका लाभ जो है सत्ता पक्ष को मिलेगा। ये इसको मैंने कबूल करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्थिति कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी, इसका जवाब मेरे पास है नहीं, इसलिए कि हम नहीं जानते हैं कि तेजस्वी कहाँ है, वो कब आएंगे, इसलिए हम इसका जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो निर्भर करता है कि तेजस्वी माने आके किस ढंग से सक्रिय होते हैं और एनडीए के अंदर जो एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है, वैचारिक द्वंद्व दिखाई दे रहा है, उसका जो है क्या नतीजा निकलता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि उसका नतीजा नहीं निकला, नीतीश कुमार वहीं रह गए, इधर तेजस्वी जी की जो हालत है वही रह गई, तो फिर जो है उन्हें 2020 में कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, एनडीए की सरकार आराम से जो है बन जाएगी।